1953 Operation Ajax by CIA and MI6. साल 1953 अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की MI6 ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजाक्स, और ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट कर दिया। उन्नीस 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के समय एंग्लो सोवियत घुसपैठ के बाद ईरान पर ब्रिटेन और सोवियत संघ ने कब्जा किया। इसी समय पहली बार अमेरिका ईरान में घुसा और अपनी लॉजिस्टिक उपस्थिति दर्ज की थी, लेकिन अमेरिका की नजर हमेशा से ईरान के तेल पर थी। लिहाजा 1953 में हुआ मोसादेक का तख्ता पलट, क्योंकि उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। सत्ता की चाबी अब वापस शाह मोहम्मद रजा पहलवी को मिल चुकी थी। शाह ने सत्ता में आते ही ईरान को पश्चिमी देशों के सांचे में ढालना शुरू किया। वो ईरान को पश्चिम एशिया का सबसे ताकतवर और मॉडर्न देश बनाना चाहते थे। ईरान में अमेरिका की छाप दिखने लगी। ईरान के पास तेल था, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को भविष्य नजर आया और 1957 में अमेरिका के एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी गई। अमेरिका ने खुद ईरान को उसका पहला 5 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर दिया और उसे चलाने के लिए 93% तक एनरिच्ड यूरेनियम भी सप्लाई की। शाह की अगुवाई में ईरान ने सिर्फ अमेरिका की आधुनिकता को ही नहीं अपनाया, बल्कि धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता का रंग भी ईरान और ईरानियों पर चढ़ने लगा। 1963 में शाह ने अपनी मशहूर व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की। इसमें जमीनी सुधार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शामिल था। बाहर से देखने पर ईरान बहुत खूबसूरत लग रहा था। 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने तेहरान में शाह के साथ जाम टकराते हुए ईरान को आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी यानी शांति का टापू कहा। ये वो वक्त था जब अमेरिका और पश्चिम के करीब होने के कारण ईरान और इजराइल के बीच एक गुप्त लेकिन मजबूत रणनीतिक संबंध थे। हालांकि जब 1947 में फलस्तीन और इस्राइल की सीमाएं यूनाइटेड नेशंस में तय की जा रही थी, तब ईरान ने विभाजन योजना के खिलाफ वोट किया था और एक फेडरल स्टेट का समर्थन किया था। फिर भी शाह के राज में दोनों देशों ने इंटेलिजेंस और तेल के क्षेत्र में गहरी पार्टनरशिप बना ली थी। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी तकनीक, पश्चिमी व्यापार, पश्चिमी प्रभाव में ईरान आगे बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही ईरान में अमेरिका ने गलती से या जानबूझकर वो बीज बो दिया जो आगे चलकर एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध की कहानी लिखने वाला था। आज जिस मोड़ पर ईरान खड़ा है और उस पर अमेरिका बारूद बरसा रहा है, उसकी कहानी 1953 में अमेरिका ने ही शुरू की। अमेरिका ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान लेकर पहुंचा। अमेरिका जिन एटॉमिक सेंटर्स पर बम बरसा रहा है, उसकी बुनियाद अमेरिका ने ही रखी। शाह का
विजन बहुत बड़ा था। अमेरिका से मदद मिल रही थी और उन्होंने 1974 में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यानी कि AEOI की स्थापना की और 20 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का प्लान दुनिया के सामने रखा। मतलब ईरान न्यूक्लियर एनर्जी का हब बनने जा रहा था और दुनिया के सामने एक पूरी तरह से बदल चुका ईरान मौजूद था। इस चमक दमक के पीछे एक भयानक ज्वालामुखी सुलग रहा था। व्हाइट रेवोल्यूशन ने अमीर एलीट क्लास और ग्रामीण धार्मिक और गरीब तबके के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी थी। तेहरान का अमीर तबका पश्चिमी लाइफ स्टाइल जी रहा था, जबकि आम आवाम गरीबी और महंगाई से जूझ रही थी। शाह की खूंखार सीक्रेट पुलिस सावात ने हर विरोध को बेरहमी से कुचल दिया। इस घुटन और गुस्से ने 1979 की उस आग को जन्म दिया जो सब कुछ जलाकर राख करने वाली थी। ईरान पर आयरन फीस्ट से राज करने वाले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को अमेरिका ने मार दिया। उनके 56 साल के बेटे मोस्तफा खामनेई ने बदले की कसम खाई है। मोस्तफा खामनेई एक ऐसा लीडर जिसका कोई सीधा राजनीतिक तजुर्बा नहीं है, यानी वो कूटनीति नहीं जानता, ना ही समझता है। मोस्तफा के पास ईरान के खुफिया पुलिस और खूंखार रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नेटवर्क पर पूरा कंट्रोल है और फिलहाल मोस्तफा पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो घायल है लेकिन मरने और मारने के लिए रेडी है। ये कहानी रातों रात नहीं लिखी गई। इसकी शुरुआत आज से 70 साल पहले हुई थी। ये कहानी है धोखे की, पावर की, खौफ की, न्यूक्लियर सपने की और नस्लों की अंतहीन लड़ाई की, जिसने तबाही की ये तस्वीर तैयार की। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के ईरान में देश बहुत मॉडर्न हो चुका था, लेकिन समाज में अभी भी बहुत खाइयां थी। इन्हीं खाइयों से भड़के शोलों में इस्लामिक रिजीम का जन्म हुआ। उन्नीस 1978 आते आते ईरान की सड़कें खून से लाल हो गई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शाह के आधुनिकीकरण के खिलाफ वामपंथी, छात्र, मजदूर और धार्मिक कट्टरपंथी सब एक हो गए। इस बगावत का चेहरा बने अयातुल्ला रूहुल्लाह मुस्तफावी मुसावी खुमैनी, जो सालों से देश के बाहर निर्वासित जिंदगी जी रहे थे। जनवरी 1979 में शाह को अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भागना पड़ा। 1 फरवरी 1979 को खुमैनी तेहरान वापस लौटे और एक नए इस्लामिक रिपब्लिक का जन्म हुआ। ईरान पूरी तरह बदल चुका था। पश्चिमी देशों से नफरत अपने चरम पर पहुंच गई। नवंबर 1979 में प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर वो कारनामा किया जिसने अमेरिका और ईरान के बीच नफरत की वो लकीर बना दी जो आज तक नहीं मिटी और ना ही मिटती दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। तेहरान दूतावास की ये घटना आज भी अमेरिकियों के अंदर शूल की तरह चुभती है। इस नए निजाम ने सबसे पहले उन लिबरल संस्थानों को बर्बाद किया जो शाह ने बनाए थे। विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया और पश्चिमी सोच वाले वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को या तो मार दिया गया या देश से निकाल दिया गया। नए सुप्रीम लीडर खुमैनी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ये कहकर रोक दिया
कि ये पश्चिमी देशों का कचरा है और इस्लाम के खिलाफ है। इस पूरे बदलाव में खामनेई का रोल क्या था? अली खामनेई, जो खुमैनी के बेहद खास थे, इस नए सिस्टम को मजबूत करने में एक अहम मोहरा बने। 1981 में अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति बने और पूरे दशक सत्ता के टॉप लेवल पर कायम रहे। जब 1989 में खुमैनी की मौत हुई तो यही अली खामनेई ईरान के लिए नए सुप्रीम लीडर बन गए और उनके पास ही सेना, सिस्टम और न्यायपालिका की अल्टीमेट पावर आ गई। खामनेई को जो सत्ता खुमैनी से मिली वो कांटों से भरी सत्ता थी। पश्चिमी मुल्क ईरान में हुए कत्लेआम और अमेरिकियों के खिलाफ हुए अत्याचार को लेकर गुस्से में थे और अब तक जो इजराइल ईरान के साथ मिलकर व्यापार कर रहा था और पश्चिम एशिया की दिशा तय कर रहा था, उसे अब एक परमाणु खतरा दिखने लगा। वो परमाणु पावर जो ईरान को एनर्जी देने के लिए अमेरिका लेकर गया था, वो अब परमाणु बम की शक्ल अख्तियार करने वाला था। लेकिन ईरान के दरवाजे पर एक दूसरी जंग खड़ी हो रही थी। नए इस्लामिक रिपब्लिक के सामने सबसे बड़ा संकट 1980 में आया जब इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। शट अल अरब जलमार्ग पर एक रीजनल विवाद हुआ और उसी ने युद्ध का रूप अख्तियार कर लिया। ये खौफनाक ईरान इराक युद्ध 8 साल तक चला। दावे किए गए कि इराक ने ईरानी सैनिकों और नागरिकों पर बेतहाशा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हजारों लोग तड़प तड़प कर मारे गए। 8 साल में लाखों की संख्या में लोग मारे गए। दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे की सरकार को गिराने का अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। इस युद्ध के दर्द और दुनिया भर से मिली अपेक्षा ने ईरान के हुक्मरानों की सोच बदल दी। उन्हें समझ आ गया कि अगर इस बेरहम दुनिया में जिंदा रहना है और अपनी सत्ता बचानी है तो उन्हें अल्टीमेट पावर चाहिए और वो है परमाणु बम। यहीं से शुरू होता है ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर गेम। ईरान ने नया विजन तय किया था और इजराइल के साथ रिश्ते अब खराब हो चुके थे। खुमैनी ने पहले ही इजराइल को खुलेआम एक कैंसर का ट्यूमर करार दिया था और दुनिया से ज़ायोनिज्म की जड़ों को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। यहीं से ईरान और इजराइल के बीच उस खूनी और साइलेंट वॉर की शुरुआत हुई जिसके बाद पूरी पश्चिम एशिया का नक्शा ही बदल गया। जब 1982 में लेबनान पर इजराइल ने हमला किया तो उसके बाद ईरान को अपना गेम खेलने का बड़ा मौका और मुफीद मौका मिला। दावे किए जाते हैं कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने लेबनान में सीक्रेट एंट्री ली और शिया युवाओं को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिसके बाद जन्म हुआ एक नई और खौफनाक प्रॉक्सी फौज का, जिसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह अब इजराइल के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा और घातक हथियार बन चुका था। साल 1983, बेरूत, लेबनान। 1983 में बेरूत में हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी मिलिट्री बेस पर बम धमाकों ने पूरी दुनिया को ये खौफनाक पैगाम दिया कि ईरान का ये नया नेटवर्क कितना खतरनाक है। फिर 1960 के दशक में ही इजराइल ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिया था, लेकिन इजराइल ने इसे स्वीकार नहीं किया और ये बात छिपाने के लिए इराक और सीरिया के न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन ईरान को यह खतरा लगा, लेकिन उसने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करने के बजाय खुद परमाणु ताकत बनने का रास्ता चुना। इराक के साथ जंग में ईरान के हुक्मरानों को समझ आ गया था कि वजूद बचाना है और दुश्मनों को खौफ में रखना है तो न्यूक्लियर बम जरूरी है।
1980 में ईरान को पाकिस्तान के परमाणु तस्कर AQ खान ने अप्रोच किया। 1987 में AQ खान ने सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन और पुर्जों का एक पूरा मेन्यू ऑफर किया। इसी साल ईरान ने P1 सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन और ब्लैक मार्केट से हजारों पुर्जे खरीदे। नातांज में जमीन के अंदर एक विशाल यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाया गया और इराक में एक सीक्रेट हैवी वाटर रिएक्टर तैयार किया गया ताकि प्लूटोनियम का रास्ता भी खुला रहे। इसके साथ ही अमद प्रोजेक्ट के नाम से सीधे तौर पर परमाणु हथियार बनाने का काम शुरू हुआ, जिसे लीड कर रहे थे ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह। दावे किए जाते हैं कि अमद प्रोजेक्ट का मकसद था साल 2004 तक 5 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करना। ये सब कुछ फ्रंट कंपनीज और घड़ी बनाने वाली कंपनीज के आड़ में हो रहा था और दुनिया को इसकी भनक भी नहीं थी। सन 2002 में एक ईरान के ही एग्जाइल्ड नागरिक ने इसका खुलासा दुनिया के सामने किया। नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ईरान यानी NCRI के प्रवक्ता अली रेजा जाफर जादेह ने दुनिया के सामने आकर पहली बार नातांज और इराक में चल रहे ईरान के टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकानों का पर्दाफाश किया और सैटेलाइट तस्वीरों ने इस सच पर मुहर लगा दी। ईरान अब खामोशी से एक न्यूक्लियर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा था और यहीं से शुरू हुई कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी। ये कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी है, जिसकी नींव तो 1979 में ही पड़ गई थी, लेकिन 2002 के ईरानी न्यूक्लियर सपने के खुलासे ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का पर्दाफाश नहीं था, ये एक नई नफरत और जंग के युग की शुरुआत थी। 1981 से 2002 तक जो दुश्मनी सिर्फ प्रॉक्सी वॉर और आतंकी हमलों तक सीमित थी, वो अब न्यूक्लियर थ्रेट की शक्ल अख्तियार करने लगा था। इजरायल के लिए ये सब सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि उसके वजूद को बचाने की जंग बन गई थी, क्योंकि उसे लगने लगा कि ईरान के पास एटम बम होगा तो वो यहूदियों को खत्म कर देगा। ईरान ने इराक के साथ हुए युद्ध के समय ही मान लिया था कि उसके वजूद को खत्म करने वाले दुश्मनों की कमी नहीं है। यहीं से उस खूनी शैडो वॉर की नींव पड़ी, जिसमें आगे चलकर साइबर हमले, साइंटिस्ट की हत्याएं और बम धमाके पूरी दुनिया को एक नए तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा करने वाले थे। 2002 में दुनिया के सामने सच्चाई आई तो ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जांच शुरू की, लेकिन लुका छिपी का गेम चलता रहा। इसी बीच 2010 में किसी न्यूक्लियर ठिकाने पर सबसे बड़े साइबर हमले का खुलासा हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर स्टक्सनेट नाम का कंप्यूटर वायरस बनाया, जिसने नातांज के सिस्टम को हैक कर लिया और लगभग 1000 ईरानी सेंट्रीफ्यूज को तबाह कर दिया। साल 2005 में ही ये वायरस अमेरिका ने बना लिया था और 2007 में इसे नातांज के सिस्टम में प्लांट किया गया था और 2010 तक इस वायरस ने फिजिकली ईरानी सेंट्रीफ्यूज को बेकार कर दिया था। यहीं से शुरू हुआ 2003 से 24 के बीच का वो खौफनाक दौर, जिसमें कूटनीति, खून खराबे, खुफिया ऑपरेशन, धोखे ने सारी हदें पार कर दी। ये वो जंग थी जो बिना यलगार के लड़ी जा रही थी, लेकिन जिसका अंजाम किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था। ईरान ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये प्रोग्राम सिर्फ बिजली पैदा करने और मेडिकल रिसर्च के लिए है, न कि बम बनाने के लिए। ईरान ने एनपीटी का हवाला देते हुए दावा किया
कि शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करना उसका कानूनी और बुनियादी हक है। लेकिन अमेरिका, यूरोप और सबसे बढ़कर इजराइल को ईरान की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। अमेरिका और यूरोप ने इंटरनेशनल लेवल पर ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान पर दबाव बनाया और जब ईरान ने सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच गया। लेकिन जब कागजी धमकियों और सैंक्शन से ईरान नहीं रुका तो शुरू हुआ CIA और मोसाद का खूनी शैडो वॉर। पहले स्टक्सनेट वायरस के जरिए ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मशीनें तो फिर भी बन सकती थी। इसलिए अब मोसाद का टारगेट बने वो दिमाग जो इन मशीनों को बना रहे थे। 2010 से 2012 के बीच तेहरान की सड़कें ईरानी न्यूक्लियर वैज्ञानिकों के खून से लाल हो गईं। माजिद शहरियारी, मुस्तफा अहमदी रोशन और दारियुश रजाई निजाद जैसे टॉप वैज्ञानिकों को चुन चुन कर मारा गया। किसी की कार पर मोटरसाइकिल सवार एजेंट मैग्नेटिक बम चिपका कर भाग गए तो किसी को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। ईरान खौफ में था। उसके सबसे होनहार दिमागों को सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली हत्या 2020 में हुई जब अमजद प्रोजेक्ट के चीफ मोहसिन फखरजादा को सरेआम बूंद दिया गया। मोसाद सालों से उनके पीछे पड़ी थी। 2018 में तो मोसाद नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के एक सीक्रेट वेयर हाउस पर धावा बोला, हाई पावर गैस टॉर्च से तिजोरियों को काटा और ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव के 50,000 से ज्यादा पन्ने और 163 CD चुराकर रातों रात देश से बाहर निकाल लिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन फाइलों को दुनिया के सामने रखा। इन दस्तावेजों में परमाणु बम के डिजाइन, मिसाइल पेलोड और न्यूक्लियर टेस्टिंग के सबूत थे। अब इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को बर्बाद करने पर तुल गया। कम से कम इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश होने लगी। इजराइल को लगने लगा कि अब दुनिया में उसके लिए और उसके लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो ईरान है, और नेतन्याहू अमेरिका पर दबाव बनाने लगे, जिसका असर भी हुआ। जनवरी 2020 में अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन से मिसाइल दागकर ईरान में IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी को ढेर कर दिया। इसी साल नवंबर में मोसाद ने सबसे बड़े टारगेट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ मोहसिन फखरीजादे को तेहरान के पास एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट कंट्रोल्ड मशीन गन से भून दिया जिसे मीलों दूर से ऑपरेट किया जा रहा था। इससे पहले 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगुवाई में दुनिया की बड़ी ताकतों ने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने पर राजी हुआ और बदले में उसे प्रतिबंधों से राहत मिली। लेकिन ये राहत ज्यादा दिन टिकी नहीं। ओबामा गए, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और 2018 में उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर के तहत और भी कड़े सैंक्शंस लगा दिए गए। जवाब में ईरान भी उग्र हो गया। उसने यूरेनियम को पहले 20% और फिर 60% तक एनरिच करना शुरू कर दिया। 90% एनरिचमेंट पर वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है, यानी कुछ हफ्तों में ईरान परमाणु बम बना सकता था। अब इजराइल को एक बार फिर मौका मिल गया ईरान को वैश्विक स्तर पर विलेन करार देने का। क्रोनोलॉजी को समझिए। ओबामा ने एक परमाणु डील की जिससे इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील को रद्द कर दिया। ईरान के एक कमांडर को मार डाला।
इजराइल ने ईरान के चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया और एक तरह से ईरान को भड़का दिया। 2020 में टेंशन इतनी ज्यादा थी कि अमेरिका और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए थे। कूटनीति के रास्ते धुंधले हो रहे थे और ईरान को अब अंदाजा था कि किसी भी वक्त अमेरिका के साथ युद्ध जैसी हालात बन सकते हैं। ऐसे में तैयारियां शुरू कर दी गई, ड्रोन्स की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज लग गई, मिसाइलें इकट्ठी की जाने लगी और साथ ही साथ रूस और चाइना से वो टेक्नोलॉजी भी अब ईरान लेने लगा था जिससे युद्ध जैसे माहौल में वो अपने आप को बचा सके। ईरान तेजी से अपने हथियार के गोदाम भर रहा था और साथ में रेजिस्टेंस फोर्सेस को भी मदद कर रहा था। हमास, हिजबुल्लाह और हुथियों तक ईरान से रॉकेट, ड्रोन और यहाँ तक कि लंबी दूरी की मिसाइलें पहुँच रही थी और ये सभी खुलेआम इसका प्रदर्शन भी कर रहे थे। इधर इजराइल में भी सत्ता बदली और अमेरिका में भी नीतियां बदली और एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु डील को लेकर बात करनी शुरू की। जिनीवा में परमाणु डील पर बातें हो रही थीं और उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। अमेरिका के साथ परमाणु डील को लॉक करने के करीब पहुंच चुका ईरान अमेरिका के खिलाफ जाकर यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़ा हो गया और तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने रूस को जंग में इस्तेमाल करने के लिए खतरनाक कामिकाज़े ड्रोन दिए, जिसकी ताकत को पहली बार किसी युद्ध का रुख बदलते हुए देखा गया। अमेरिका ईरान के शाही ड्रोन से बहुत प्रभावित हुआ और उसके मलबे को अमेरिका ले जाकर उसी के तर्ज पर ल्यूकास ड्रोन बनाया। हालांकि अमेरिका के ल्यूकास ड्रोन की रेंज ईरान के शाही ड्रोन जितनी नहीं है, लेकिन ल्यूकास ड्रोन में एआई की पावर जोड़ी गई, स्टारलिंक से जोड़ा गया, जिसने उसे बहुत घातक बना लिया। आज युद्ध जारी है। 28 फरवरी को बिना कोई चेतावनी दिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान पर हमला बोल दिया और पहले हमले में ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मार दिया गया। टॉप लेवल के लीडर और सेना के कमांडरों को मार दिया गया, ये सोचकर कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने पहले से बड़ी तैयारी की थी और यही वजह है कि जिसे अमेरिका और इजराइल महज कुछ घंटों का मामला मान रहे थे, अब वो अस्तित्व बचाने की जंग में तब्दील हो चुका है। माना जा रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये कहानी है कभी ना खत्म होने वाले उस जंग की जो दो नस्लों के बीच चल रही है और अब ये वैश्विक राजनीति के जंग में भी तब्दील हो चुकी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका यूरोप के मुल्कों के साथ चीन को भी जंग में लाना चाह रहा है। दुनिया गुटू में बंट रही है, मोर्चे तय हो रहे हैं, तेल के जरिए भी जंग हो रही है और हर एक मुल्क पर दबाव बढ़ रहा है। हालात तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा करने लगे हैं।